तो वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम जो आपका मॉडल पेपर 7 था उसका पार्ट सेकंड सोल्व करेंगे, जिसमें हमने सेशन डी को कवर किया है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट, वाई डू कुलीज वियर टर्बन्स वाइल कैरिंग हैवी लोड्स। तो जो कुलीज वगैरह होते हैं, सामान उठाने का काम करते हैं, जब भी वो कोई हैवी लोड उठाते हैं अपने सर पे, तो वो टर्बन्स मतलब पगड़ी वगैरह क्यों पहनते हैं। जैसे यहाँ पर इसने एक ऑरेंज कलर की पगड़ी पहन रखी है। ओके, तो कुलीज वियर टर्बन्स वाइल कैरिंग हैवी लोड। कुलीज वगैरह जो भी होते हैं वो हैवी लोड उठाते टाइम ना टर्बन पगड़ी वगैरह पहनते हैं, बिकॉज क्योंकि दी दी टर्बन वर्क्स लाइक ए सॉफ्ट कुशन। ठीक है, टर्बन क्या काम करता है, एक सॉफ्ट कुशन की तरह काम करता है। इट स्प्रेड द वेट ऑफ द लोड ओवर ए लार्ज एरिया। तो उनके सर पे जो भी लोड होता है ना, उसके वेट को एक लार्ज एरिया में फैला देता है ये टर्बन। एंड रिड्यूस प्रेशर ऑन द हेड, और हेड के ऊपर उससे प्रेशर कम पड़ता है। तो दिस मेक इट ईजियर एंड सेफर टू कैरी हैवी लोड। तो इससे क्या होता है कि हैवी लोड को कैरी करना थोड़ा इजी हो जाता है और सेफ भी हो जाता है। ठीक है, ओके, तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 का सेकेंड, व्हाट इज रोलिंग फ्रिक्शन, हाउ डज इट रिड्यूस फ्रिक्शन। है ना, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है और ये रोलिंग फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन को कम कैसे करता है। तो देखो सीधी सी बात है, अगर कोई डब्बा जमीन पे रखा है, हैवी भारी डब्बा कोई जमीन पे रखा है, अगर उसे आप धक्का दोगे तो काफ़ी दम लगाना पड़ेगा। और आप क्या करो, उस डब्बे के नीचे है ना छोटे छोटे रोलर्स लगा दो, टायर वगैरह या कुछ भी कंचे वगैरह जो भी आप गेरना चाहो गेर दो, और फिर उसे आप धक्का दोगे तो क्या होगा, आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर स्लाइड फ्रिक्शन काम कर रहा था। ठीक है, वो थोड़ा ज़्यादा होता है, और यहाँ पर आपने रोलर्स लगा दिए तो यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन काम करेगा, जो कि काफ़ी कम होता है। तो देखते हैं अब इस क्वेश्चन का आंसर, व्हाट इज रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन दैट अकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल ओवर ए सरफेस। तो रोलिंग फ्रिक्शन जब बनेगा जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर रोल करेगा। ठीक है, आगे देखो, लाइक ए व्हील रोलिंग ऑन द रोड। जैसे एक टायर रोड के ऊपर रोल करता है, मतलब गोल गोल घूमता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट इसका, रोलिंग फ्रिक्शन रिड्यूस फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या करता है, वो फ्रिक्शन को कम करता है। क्यों, बिकॉज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द रोलिंग ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस इज वेरी स्मॉल। ठीक है, तो देखो कोई भी रोलिंग ऑब्जेक्ट होता है, ओके, तो सरफेस को उस रोलिंग ऑब्जेक्ट का कितना हिस्सा टच कर रहा है, सिर्फ ये इतना सा ही तो हिस्सा टच कर रहा है। ओके, तो इस वजह से फ्रिक्शन कम हो जाता है। और यहाँ पर डब्बे का देखो, ये पूरा एरिया सरफेस को टच कर रहा है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा है। और इस रोलर का देखो, इस रोलर का सिर्फ इतना सा एरिया सरफेस को टच कर रहा है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन कम लगेगा। और आपको पता है जितना ज़्यादा सरफेस टच होता है उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन लगता है। क्लियर, ओके। That is why wheels and balls bearing are used to move heavy object easily। इसलिए आपने देखा होगा व्हील्स वगैरह, ओके, टायर वगैरह बड़े बड़े, या फिर बॉल बेरिंग्स वगैरह, इनको यूज़ किया जाता है हैवी लोड्स को मूव करवाने में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका, क्वेश्चन नंबर 23 का थर्ड, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ नॉइस पोल्यूशन। ओके, तो ये क्वेश्चन आ जाता है बच्चों। ठीक है, ये इजी है, लेकिन इजी क्वेश्चन भी बोर्ड वाला काफ़ी पूछता है कभी कभार। तो इसका आंसर देखता है कि नॉइस पोल्यूशन के रीज़न क्या क्या है ना, मेन कॉज ऑफ नॉइस पोल्यूशन। ओके, लाउड हॉर्न एंड इंजन्स ऑफ व्हीकल्स। जो भी हमारे व्हीकल्स होते हैं उनमें क्या है, काफ़ी लाउड हॉर्न लगवा लेते हैं, या फिर उनका इंजन काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करता है, तो इससे नॉइस पोल्यूशन होता है। लाउड स्पीकर एंड हाई वॉल्यूम म्यूजिक। तो कई कई क्या करते हैं, म्यूजिक को कुछ ज़्यादा ही लाउडली चलाते हैं, कुछ ज़्यादा ही हाई वॉल्यूम में चलाते हैं, तो उससे भी नॉइस पोल्यूशन, भले ही उनको तो अच्छा लग रहा हो, लेकिन जरूरी थोड़ी है दूसरे को भी वो म्यूजिक पसंद हो, तो इससे भी नॉइस पोल्यूशन होता है। थर्ड है फैक्ट्रीज एंड मशीन्स। तो कहीं किसी के घर पे आसपास बड़ी बड़ी फैक्ट्री या कोई मशीन हो तो उसे पता होगा कितना नॉइस पोल्यूशन होता है उससे। और फोर्थ है कंस्ट्रक्शन वर्क। जैसे मान लो हमारे पड़ोसी ने उसके घर का काम शुरू कर दिया है ना, कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है, तो हमें पता है कि कितना ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन होता है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। सेशन डी का क्वेश्चन नंबर 23 का और वाला पार्ट है ना, इसमें फर्स्ट है
गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट एयर एक्सक्रीट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, है ना। हमें एक एग्जाम्पल देके शो करना है कि जो हवा है ना चारों तरफ एक जैसा प्रेशर लगाती है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जब आप एक बलून में हवा भरते हो तो बलून है ना चारों तरफ से इक्वली फूलता है, क्योंकि आप जो हवा अंदर भर रहे हो वो हवा चारों तरफ इक्वल प्रेशर लगा रही है। क्लियर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। व्हेन वी ब्लो एयर इनटू ए बलून, जब हम एक बलून गुब्बारे के अंदर हवा भरते हैं, इट एक्सपेंड इन ऑल डायरेक्शन, तो वो बलून है ना हर डायरेक्शन में फैलता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई बलून था ओके पिचका हुआ और ये ऐसे सीधा ही बढ़ गया ना, बलून हर डायरेक्शन में फैलता है ओके, क्योंकि प्रेशर हर डायरेक्शन में इक्वली काम करता है, हवा का प्रेशर ओके। तो दिस शो दैट एयर एक्सक्रीट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, तो इससे ये साबित होता है कि हवा हर डायरेक्शन में प्रेशर लगाती है। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 का सेकेंड, explain with an experiment that liquid excrete pressure on the whistle of the wall of the whistle मतलब कोई भी बर्तन, किसी भी बर्तन की वॉल पे जो लिक्विड होता है वो क्या करता है कि कैसा प्रेशर लगाता है, प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द विसल ओके। तो जो भी लिक्विड है किसी भी बर्तन की वॉल पे प्रेशर लगाता है, तो ये आप कैसे साबित करोगे। तो देखो इसके लिए बुक में एक डायग्राम भी है, एक छोटी सी बोतल है ओके, एक बोतल बना लो, ये बोतल बन गया। फिर हम इस बोतल में क्या करेंगे, पहले तो वाटर फिल कर देंगे, कोई भी लिक्विड, सबसे इजीली अवेलेबल लिक्विड वाटर है तो वाटर फिल कर दिया इसके अंदर। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, 3 छोटे छोटे छेद करेंगे, है ना, सेम लेवल पे 1 2 3 क्लियर। अब हम देखेंगे कि इन तीनों छेदों से जो पानी निकल रहा है ना वो इक्वल प्रेशर से निकल रहा है, क्लियर, ना ज़्यादा ना कम, क्लियर। तो ये तो आपको डायग्राम बना देना है और बाकी लिखना क्या क्या वो देख लो। एक मिनट, हाँ, टेक ए प्लास्टिक बोतल एंड मेक स्मॉल होल एट द सेम लेवल, एक प्लास्टिक की बोतल लेनी है और उस पर एक ही लेवल पे आपको छोटे छोटे छेद करने हैं। एक ही लेवल पे छेद करने का मतलब यहाँ पर देखो हमने एक छेद यहाँ किया, एक छेद यहाँ किया और एक छेद यहाँ किया, ये तीनों छेद क्या है बच्चों, एक ही लेवल पे है, एक ही लेवल पे है, ठीक है, मतलब एक ही लेवल पे है, मतलब ये ऐसे हमने ऊपर नीचे नहीं किए, जैसे कि एक छेद अपन ने ऊपर कर दिया एक नीचे कर दिया, तो ये अलग अलग लेवल पे हो गए, हमको सारे छेद एक ही लेवल पे करना है, ठीक है। उसके बाद ऑन इट साइड, बोतल की साइड पे ओके। आगे देखो, फिल द बोतल विथ वाटर, अब बोतल को पानी से भर दो, यू विल सी दैट वाटर कम्स आउट फ्रॉम ऑल द होल्स विथ फोर्स, तो आप देखोगे है ना पानी क्या करता है, सारे छेदों में से काफ़ी फोर्स के साथ बाहर आता है ओके। तो दिस शोज दैट लिक्विड एक्सक्रीट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ ए विसल, तो इससे ये साबित हो जाता है जो लिक्विड है ना वो क्या करता है, किसी भी बर्तन की साइड की वॉल है उस पर भी प्रेशर लगाता है, क्लियर ओके। नेक्स्ट चलते हैं, तो पिछले क्वेश्चन का थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं। तो देखो जैसे कि स्टोन रखा हुआ है, क्लियर। अब ये स्टोन क्या कर रहा है, सिर्फ नीचे की साइड फोर्स लगा रहा है। अगर आप एक स्टोन में छेद कर दोगे यहाँ पर, तो ऐसा नहीं कि यहाँ से स्टोन बहना शुरू हो जाएगा ना, स्टोन सिर्फ नीचे की साइड प्रेशर लगा रहा है। तो वहीं पे दूसरा केस था हमारा लिक्विड का, जहाँ हमने क्या लिया, वाटर लिया था ना। तो वाटर बोतल के अंदर भरा हुआ है, तो सीधी सी बात है वाटर है नीचे की साइड तो प्रेशर लगाएगा ही लगाएगा, लेकिन नीचे के साथ साथ वाटर है ना साइडों में भी प्रेशर लगाता है, जो हमने प्रूव किया। जैसे ही बोतल के हमने साइड में 3 छेद किए तो तीनों छेदों में से पानी बाहर आने लग गया। पत्थर तो छेद में से बाहर नहीं आया ना, क्योंकि पत्थर साइड में प्रेशर या फोर्स नहीं लगाता और लिक्विड साइड में प्रेशर या फोर्स लगाते हैं, क्लियर। तो अब और क्लियर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 का थर्ड, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड, साउंड के लाउडनेस की यूनिट क्या है ना, और एट वाट वॉल्यूम कैन साउंड बी हार्मफुल, और किस वॉल्यूम पे साउंड हार्मफुल हो सकता है, हमें नुकसान पहुंचा सकता है ना, तो वो चीज़ें बतानी है हमें। तो देखो द यूनिट ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड इज डेसिबल ओके, जिसको शॉर्ट में डीबी भी लिखता है, ये यूनिट हो गया। इसके बाद साउंड बिकम हार्मफुल व्हेन इट वॉल्यूम इज अबव 80 dB, ठीक है। अगर आप 80 डेसिबल से ऊपर का साउंड सुनते हो तो वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, आपके कान खराब हो सकते हैं उससे। तो देखो वेरी लाउड साउंड कैन डैमेज आवर ईयर, तो ज़्यादा लाउड साउंड है वो क्या कर सकता है, हमारे कानों को डैमेज कर सकता है, एंड कज हियरिंग प्रॉब्लम, और उससे हमें सुनने की भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स वगैरह हो सकती है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन है ना थोड़ा आपके क्यूरियोसिटी मतलब क्रिटिकल थिंकिंग को
के बेस पे बनाया गया है। ऐसा सीधा सा डायग्राम तो शायद बुक में है नहीं, या फिर होगा मुझे पता नहीं। लेकिन देखो क्या है, क्वेश्चन को समझो पहले। ड्रॉ ए वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ द रूट ऑफ चिकपी। ये चना होता है हमारा, ओके। और बीन प्लांट और चिकपी प्लांट का आपको क्या करना है, रूट का डायग्राम बनाना है, जड़ का डायग्राम, ओके। तो देखो ये दोनों प्लांट ही इसने क्यों चुने, क्योंकि ये जो चने का पौधा होता है या बीन्स के जो प्लांट होते हैं ना, इनकी जड़ों में है ना एक स्पेशल बात होती है, और वो स्पेशल बात यह है, इनकी जड़ों में छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं, छोटी छोटी गांठें होती है, जिनको रूट नोड्यूल्स बोलते हैं, है ना। और ये प्लांट क्या करता है, जमीन के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, क्योंकि इनकी रूट नोड्यूल के अंदर क्या है, राइबोजियम बैक्टीरिया बैठा होता है, जो एयर से नाइट्रोजन को ले लेके और उसको कन्वर्ट करके सॉइल में मिक्स कर देता है, ओके। फिर वो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स क्या करता है, रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझना था कि इसने ना चना या फिर बीन प्लांट की बात की है, तो आपको लिग्मेनियस प्लांट की रूट का डायग्राम बनाना है। तो ये यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, ओके। तो डायग्राम में देख लो, ये सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ये स्टेम मतलब आपका तना हो गया, ओके। ये मिट्टी हो गई यहाँ पर, ओके। उसके बाद में ध्यान दो, ये जो मेन रूट आ रही है ना नीचे, इस मेन रूट को तो बोलते हैं प्राइमरी रूट, और इस प्राइमरी रूट से ये जो साइड में ब्रांचेस निकल रही है, ओके, ये ब्रांचेस निकल रही है साइड में, इन ब्रांचेस को बोलते हैं सेकेंडरी रूट। और इनमें ये छोटी छोटी गांठें आप जो देख रहे हो, है ना, इनको बोलते हैं रूट नोड्यूल्स, ओके। बस ठीक है, रूट नोड्यूल्स के अंदर राइबोजियम बैक्टीरिया बैठा होता है। तो यहाँ पर ये थी समझने वाली बात, ओके। तो आप समझ गए हो, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो। और ये डायग्राम आप क्या है कि बोर्ड के एग्जाम में बना सकते हो, ठीक है। जरूर नहीं है ऐसा बनाओ, इससे मिलता जुलता बना सकते हो, लेकिन ये जो नेक्स्ट डायग्राम है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए दिखाया गया है, इसे एग्जाम में नहीं बनाना है। तो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ टू पैरेलल प्लेन मिरर आर प्लेस 40 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब दो प्लेन मिरर है ना, उनको 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक दूसरे के सामने रख दिया, तो फिर क्या बोल रहा है, हाउ मैनी इमेजेस ऑफ ए कैंडल प्लेस्ड बिटवीन देम आर फॉर्म्ड। तो उनके बीच में कैंडल रख देंगे तो कितनी इमेज बनेगी। देखो बच्चों, कोई नाई वाई की दुकान पे आप गए होंगे, तो एक शीशा तो आपके सामने रहता है और एक शीशा आपके पीछे लगा रहता है, और उसके पीछे बैठ के आप बाल कटवाते हो, तो खुद को देखते हो, आपकी जैसे आपको बहुत सारे इन्फिनिटी इमेजेस आपको देखने को मिलती है। तो सेम काम यहाँ पे होगा, ये कैंडल बीच में रखी है, दोनों साइड 40 सेंटीमीटर की लेंथ पे हमने क्या कर दिए, दो प्लेन मिरर आमने सामने लगा दिए, ये एक्चुअल में सेंटीमीटर है, क्लियर। तो हमको क्या होगा, जो भी कैंडल है ना, उसकी इन्फिनिटी इमेज नजर आएगी दोनों मिरर्स में, ठीक है। देखो, when two parallel plane mirrors are placed facing each other, ठीक है। जब हम क्या करेंगे, दो प्लेन मिरर को एक दूसरे की साइड फेस करते हुए एक दूसरे के आमने सामने रख देंगे, तो क्या होगा, एंड ए कैंडल इज प्लेस बिटवीन देम, और एक मोमबत्ती हमने उनके बीच में रख दी, तो क्या होगा, आंसर ये है, इन्फिनिटी इमेज आर फॉर्म्ड। तो अनलिमिटेड इमेज आपको बन के मिलेगी, ठीक है। दिस हैपन्स बिकॉज द इमेज आर रिफ्लेक्टेड अगेन एंड अगेन बिटवीन द टू मिरर्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दो प्लेन मिरर है ना, आमने सामने रखे हैं, और इमेज क्या है कि बार बार रिफ्लेक्ट होके काफ़ी सारी इमेज बना लेती है, ओके। तो हम कह सकते हैं इन्फिनिटी इमेज बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और वाला सेशन आ गया 24 का फर्स्ट, वाई आर इंसेक्ट्स एंड एनिमल कॉल्ड डिजीज कैरियर। डिजीज कैरियर, डिजीज मतलब बीमारियां, कैरियर मतलब ले जाने वाले या फैलाने वाले। तो ये इंसेक्ट्स, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और छोटे मोटे जानवर है ना, इनको डिजीज कैरियर क्यों बोलते हैं, बीमारी फैलाने वाले क्यों बोलते हैं। जैसे एक मच्छर ये रहा, एक मक्खी ये रही और एक चूहा ये रहा, है ना, ये बीमारियां फैलाता है। तो देखो कैसे, इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड डिजीज कैरियर। तो इंसेक्ट और एनिमल को डिजीज कैरियर बोला जाता है बिकॉज, क्योंकि दे कैरी जम्स ऑन देयर बॉडीज, क्योंकि उनकी बॉडीज पर काफ़ी सारे जम्स होते हैं, वो अपनी बॉडी पे काफ़ी सारे जम्स कैरी करते हैं। और इनसाइड देम और इनसाइड देम मतलब बॉडी के ऊपर भी और बॉडी के अंदर भी उनके काफ़ी सारे जम्स होते हैं। एंड और स्प्रेड डिजीज फ्रॉम वन प्लेस और पर्सन टू अनोदर। और ये क्या करते हैं, जो स्प्रेड मतलब फैलाना, और ये बीमारियों को फैलाता है एक जगह से दूसरी जगह पे या एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, ठीक है। अब आगे देखते हैं, फॉर एग्जांपल में ले लेते हैं। पहला है मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया। आपको पता है मच्छर है वो मलेरिया फैलाता है और डेंगू भी फैलाता है। एंड फ्लाइज, और जो मक्खी होती है, स्प्रेड जम्स बाय सिटिंग ऑन फूड। मक्खी अगर आपके खाने पे बैठ जाती है तो समझ लेना कि भाई आपके खाने में जम्स आ चुके हैं, क्लियर, ओके,
तो अब आगे चलते हैं बच्चों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 24 का और वाला पार्ट है। डिस्क्राइब हाउ यू टेक केयर ऑफ योर आईज, कि आप अपनी आंखों की देखभाल कैसे करोगे। तो सीधी सी बात है, यूज स्पेक्टिकल्स इफ एडवाइस बाय डॉक्टर। अगर डॉक्टर ने आपको चश्मा लगाने को बोला है तो बच्चों चश्मा पहना करो, फैशन के चक्कर में चश्मा मत पहना कर, मतलब चश्मा पहनना मत छोड़ा करो। आगे देखो, रीड इन प्रॉपर लाइट, है ना, एक सही लाइट में आपको पढ़ना चाहिए, ज़्यादा डिम लाइट में भी नहीं पढ़ना चाहिए और ज़्यादा हाई लाइट में भी नहीं पढ़ना चाहिए। तो टू लिटिल और टू मच लाइट इज़ हार्मफुल। अगर बहुत कम लाइट में पढ़ रहे हो तो वो भी नुकसान पहुंचा सकती है आपकी आंखों को, और बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लाइट में आप पढ़ रहे हो तो वो भी हार्मफुल हो सकती है आपकी आंखों के लिए। तो देखो, डू नॉट लुक डायरेक्टली एट द सन, है ना, कभी भी सूरज से आंखों से आंखें मिलाने की कोशिश मत करना। कोई सोचे मैं योद्धा हूँ जो सूरज से आंखों से आंखें मिलाता है, तो बेटा ऐसा मत करना, आपकी आंखें खराब हो जाएगी, है ना। और वेरी ब्राइट लाइट, और कोई काफ़ी तेज़ लाइट है जिसको लेजर लाइट वगैरह है, तो उससे भी आंखों से आंखें मिलाने की कोशिश मत करना, वरना फुट जाएगी तुम्हारी आंखें। आगे देखो, डू नॉट रब योर आइज, सुबह सुबह उठते आंखों को मसल तो बढ़िया बढ़िया खुजली चलती है, तो ऐसा भी मत किया करो, है ना, वरना आंखें फूट जाएगी बच्चों जल्दी। वॉश विथ क्लीन वाटर इफ डस्ट एंटर्स, और अगर आपकी आंखों में गलती से धूल मिट्टी भी चला गया है ना, तो उसको क्या करो, साफ पानी से साफ कर लो, ठीक है। आगे देखो, रीड एट ए नॉर्मल डिस्टेंस, आपको है ना एक नॉर्मल डिस्टेंस से पढ़ना चाहिए। एक्चुअल में 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बुक को रख के आपको पढ़ना चाहिए, मिनिमम 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस तो होना चाहिए। ओके, नॉट टू क्लोज नॉट टू फार, ज़्यादा दूर रख के या ज़्यादा पास रख के भी नहीं पढ़ना चाहिए। क्लियर? ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट। ओके, और ये पिछला क्वेश्चन है, इसको भी सॉरी कहा गया, ये रहा, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं बच्चों। आगे देखो, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम तो बच्चों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना, आ सकता है, इसे भी अच्छे से याद कर लेना आप। कैन स्मॉल क्रिएचर्स ऑल्सो अफेक्ट द इकोसिस्टम। पहले तो बताना है कि इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको बताना है कि इकोसिस्टम में छोटे मोटे कीड़े मकोड़े माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं, क्या ये भी इकोसिस्टम पे कोई इफेक्ट डालते हैं क्या। अगर ये सब खत्म कर दें हम तो क्या इकोसिस्टम को कोई फर्क पड़ेगा। तो चलो देखो, ओके, एन इकोसिस्टम हैज़ टू मेन कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम में मोस्टली दो मेन कंपोनेंट होते हैं, पहला बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट्स में लिविंग थिंग्स आ जाती है, जैसे हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे आ जाती है, ठीक है। एबायोटिक कंपोनेंट में हमारी सारी नॉन लिविंग थिंग्स आ जाएगी, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट एंड टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन था, ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को हम जड़ से ख़त्म कर दे तो क्या होगा, है ना। तो क्या इकोसिस्टम पे कोई फ़र्क पड़ेगा, तो ये बोल रहा है हाँ यस, इकोसिस्टम पे फ़र्क पड़ेगा। स्मॉल क्रिएचर्स कैन ऑल्सो अफेक्ट द इकोसिस्टम। जो छोटे मोटे क्रिएचर्स होते हैं वो भी इकोसिस्टम पे काफ़ी अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इवन स्मॉल ऑर्गेनिज्म लाइक इंसेक्ट, बैक्टीरिया, यहाँ तक कि आप बात कर लो एक बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म, छोटे से छोटा जैसे कीड़ा या बैक्टीरिया, एंड वर्म्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। और जो वर्म्स होते हैं ना, अर्थ वाले कीड़े, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम में। तो ये क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दे हेल्प इन डीकम्पोजिशन, ये क्या करते हैं, डीकम्पोजिशन करवाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। पॉलिनेशन करवाने में हेल्प करते हैं। तो बच्चों सोचो, अगर कोई जानवर मर जाता है, वो धरती के ऊपर पड़ा है, क्लियर, और ये छोटे मोटे बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस जानवर को डिकम्पोज कर करके अर्थ के अंदर वापस मिक्स कर देते हैं। अगर ये जानवर डिकम्पोजिशन करना बंद कर देना तो अर्थ के ऊपर है ना लाशों का ढेर लग जाएगा, ठीक है, कोई लाश सड़ेगी ही नहीं। ओके, नेक्स्ट है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स इज कॉल्ड पॉलिनेशन। मतलब ये कीड़े मकोड़े क्या करते हैं, एक फ्लावर से बैठ के दूसरे फ्लावर पे जाते हैं, तो फ्लावर के पोलन ग्रेन है ना, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े ये क्या करते हैं, पॉलिनेशन में भी हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड मेंटेनिंग बैलेंस इन नेचर, और हमारे ये कुदरत का बैलेंस बनाए रखते हैं। तो समझ गए ना आप, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी बहुत जरूरी है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का सेकंड पार्ट। शो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस विथ द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। तो ये डायग्राम बिल्कुल आपके बुक में से ही चिपकाया है बच्चों मैंने, ऐसा कैसा आपको बनाना है, और आपके बुक का 7th चैप्टर उसके लास्ट में ये डायग्राम आपको मिल जाएगा। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और इंपॉर्टेंट भी लगा लेना, है ना, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो देखो, इंसानों के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, मतलब बात करें कि लड़का होगा या लड़की, ये कैसे डिसाइड होता है, ठीक है। तो देखो, इन ह्यूमंस के अंदर सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द क्रोमोसोम।
क्रोमोसोम ही वो रीज़न है जिसकी वजह से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है कि लड़का होगा या लड़की। अब क्रोमोसोम ये कहाँ होता है? प्रेज़ेंट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइज़ेशन। जब फर्टिलाइज़ेशन हो रहा होता है, मतलब एग सेल है, स्पर्म सेल से मिल रहा होता है, उसे बोलते हैं फर्टिलाइज़ेशन होना। और फर्टिलाइज़ेशन के बाद क्या बन जाता है? ज़ायगोट बन जाता है, ठीक है? तो जब फर्टिलाइज़ेशन हो रहा होता है तब ये क्रोमोसोम प्रेज़ेंट होते हैं। तो अब देखो कैसे-कैसे होता है ये? द मदर ऑलवेज़ कंट्रीब्यूट्स एन एक्स क्रोमोसोम, है ना? मदर का काम होता है हमेशा एक्स क्रोमोसोम देना। तो लड़का होगा या लड़की, इसमें माँ का कोई हाथ नहीं होता, उसका काम है सिर्फ एक्स क्रोमोसोम देना। व्हाइल द फादर कंट्रीब्यूट्स ईदर एक्स और वाई। और जहाँ तक बात करें फादर की, तो वो एक्स क्रोमोसोम भी हो सकता है या वाई क्रोमोसोम भी हो सकता है। ओके, ठीक है। इफ द चाइल्ड रिसीव एक्स एक्स, अगर बच्चे को एक्स एक्स मिल गया तो इसका मतलब एक फीमेल चाइल्ड होगा। ओके, इस फॉर्म एक एक फीमेल चाइल्ड बनेगा। इफ द चाइल्ड रिसीव एक्स एंड वाई, अगर चाइल्ड को एक्स और वाई मिल गया तो एक मेल चाइल्ड बनेगा, एक मेल चाइल्ड बनेगा, ठीक है। थर्स, तो इससे क्या पता लगा? द फादर्स क्रोमोसोम, जो फादर के क्रोमोसोम होते हैं वो डिसाइड करते हैं सेक्स ऑफ द चाइल्ड। मतलब फादर के अंदर ही होती है वो ताकत कि जिससे ये फैसला होता है कि लड़का होगा या लड़की। ओके, ठीक है। तो बच्चों अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 के और वाले सेशन में हम आ गए हैं और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। बच्चों स्टार लगा लो अभी के अभी, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इस वाले सेशन में। व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है स्टूडेंट्स? किसी भी प्लेस पर पाए जाने वाले डिफरेंट डिफरेंट और वैरायटी के प्लांट और एनिमल, यही होता है बायोडाइवर्सिटी। जितने ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट और एनिमल होंगे, बायोडाइवर्सिटी उतनी ज़्यादा। क्लियर? ओके, तो इसे ऐसे समझो जैसे मान लो एक कोई स्टेट है, एक स्टेट के अंदर सिर्फ है ना उल्लू ही उल्लू भरे है, ठीक है? तो हम बोलेंगे इसकी बायोडाइवर्सिटी कुछ भी नहीं है, सिर्फ उल्लू है। और हम दूसरे स्टेट की बात करें जिसके अंदर उल्लू के साथ-साथ मक्खियाँ भी है, कुत्ते भी है, बंदर भी है, तो हम बोलेंगे अरे वाह! इस स्टेट में तो काफ़ी वैरायटी के जानवर्स हैं, तो मतलब यहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। क्लियर? तो ये तो समझा दिया मैंने आपको। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग द बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर कौन-कौन से फैक्टर अफेक्ट करता है वो आपको बताना है। तो देखो एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, मतलब टाइप्स। ओके, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट, जिसके अंदर प्लांट भी आ जाते हैं और एनिमल्स भी आ जाते हैं और उसके साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ जाते हैं। फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया और ऑन द अर्थ, तो अर्थ के ऊपर या किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट और एनिमल्स मिलते हैं वही वहाँ की बायोडाइवर्सिटी हो जाती है। क्लियर? अब बायोडाइवर्सिटी को कौन कौन अफेक्ट कर सकता है? पहला तो क्लाइमेट। तो टेम्परेचर एंड रेनफॉल अफेक्ट द टाइप ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन द एरिया। अगर टेम्परेचर ज़्यादा कम होगा तो उससे वहाँ के एरिया के प्लांट और एनिमल्स में फ़र्क पड़ सकता है, और बारिश भी कम ज़्यादा होगी तो वहाँ के प्लांट और एनिमल पे अच्छा या बुरा कैसा भी फ़र्क पड़ सकता है, तो उससे बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब हो सकती है। नेक्स्ट है डिफॉरेस्ट्रेशन। कटिंग ऑफ फॉरेस्ट रिड्यूस द नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर जंगल काटते जाओगे तो क्या होगा? जंगल में रहने वाले जंगली जानवर कम होते जाएंगे और हो सकता है कोई स्पीसीज गायब भी हो जाए, तो इससे भी बायोडाइवर्सिटी कम हो सकती है। क्लियर? नेक्स्ट है पोल्यूशन। एयर वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन हार्म्स प्लांट एंड एनिमल्स। तो एयर को पोल्यूट कर रहे हैं, वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं, सॉइल को भी पोल्यूट कर रहे हैं, तो ये सब क्या करते हैं? प्लांट और एनिमल्स को हार्म पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ में क्या-क्या आ जाता है? हंटिंग, ठीक है, कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। ओके, हंटिंग शिकार वगैरह करना, कंस्ट्रक्शन मतलब कुछ भी बनाना, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ मतलब फैक्ट्री वगैरह, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज़ वगैरह लगाना, ठीक है। डिस्टर्ब नेचुरल हैबिट्स, तो इससे क्या होता है? जो जानवरों के नेचुरल हैबिट है ना वो ख़त्म हो जाते हैं। नेचुरल हैबिट मतलब नेचुरली उनकी रहने की जगह ख़त्म हो जाती है, तो इससे भी बायोडाइवर्सिटी पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों अच्छे से। ओके, तो आप भी क्या कर सकते हो? देखो ये लाइक का बटन या फिर सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हो। जो बच्चे नए वो सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, और जो बच्चे देख रहे हैं पुराने स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज़ लाइक कर दो। इसमें ज़्यादा डाटा तो खर्च नहीं होगा, लेकिन आपके एक छोटे से लाइक से बच्चों मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। ठीक है? ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 का सेकंड, लिस्ट द फिजिकल चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग पबरिटी। ओके, तो जब पबरिटी का
पबरिटी चल रहा होता है ना? पबरिटी के टाइम पे कौन-कौन से फिज़िकल चेंजेस होते हैं, वो सारे हमको लिखने हैं। तो देखो, पबरिटी के टाइम पे क्या होता है, इंक्रीज़ इन हाइट, आपकी हाइट बढ़ेगी, है ना? चेंज इन बॉडी शेप, आपकी बॉडी शेप में चेंज होगा। ग्रोथ ऑफ हेयर इन आर्मपिट्स एंड प्यूबिक रीजन। ओके, तो आर्मपिट्स मतलब हाथ वगैरह के नीचे हेयर वगैरह, और प्यूबिक रीजन में भी आपके क्या हेयर वगैरह ग्रो होने लग जाते हैं। नेक्स्ट देखो, चेंज इन वॉइस, वॉइस भी चेंज होने लग जाती है। बॉय स्पेशली देखा जाए तो बॉयज़ के केस में वॉइस की आवाज़ काफ़ी भारी हो जाती है। क्लियर? ओके, डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट देखो, इंक्रीज स्वेटिंग एंड ऑयलिंग स्किन। ओके, पबरिटी के टाइम पे क्या आपकी स्किन है ना, कुछ ज़्यादा ही स्वेट, पसीना वगैरह, ऑयल वगैरह रिलीज़ करने लग जाती है। ओके, जिससे पिंपल्स वगैरह भी हो जाता है। तो बच्चों, ये हो गया आपका मॉडल पेपर 7 का सेकंड पार्ट, एंड आई होप बच्चों आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। बाय बाय।